जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात का बहुत अच्छा आउटपुट प्राप्त करेंगे, जिससे कि क्या आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट के बारे में है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। पीएससी द्वारा या एमपीपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी सारे एग्जाम में भी इस बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन झाबुआ, दूसरा रतलाम, सी शाजापुर, चौथा पचमढ़ी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कहाँ वर्षा होती है दोस्तों, पचमढ़ी में होती है। और कितनी वर्षा होती है दोस्तों? लगभग 200 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। फिर सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ होती है दोस्तों? गोहद, भिंड में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और सतपुड़ा की ये पहाड़ियों में ये पचमढ़ी स्थित है दोस्तों। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन भी है। और पचमढ़ी अगर पूछ लिए किस जिले में आता है, तो वर्तमान में ये नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा सूर्य की, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है। ठीक है, कि कर्क रेखा पर सूर्य की जो लंबवत किरणें कब पड़ती है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की जो किरणें आती है दोस्तों 21 जून को पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे भारत में जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें की जो पर्याप्त ऊर्जा, किरणों की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी कारण योग दिवस जो है दोस्तों मनाने की 21 जून डिसाइड की गई, क्योंकि 21 जून को ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी, मतलब किरणें मतलब एनर्जी, इसीलिए हम उस दिन को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 21 जून को कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। तो 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप से माना जाता है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? स्टील का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का। तो दोस्तों जो बॉक्साइट अयस्क है वो किसका है? एल्यूमिनियम धातु का। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में क्या है दोस्तों, पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 9, 11, 14, 17। तो कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जाती है तो दोस्तों 11 है। फिर अगर जलवायु क्षेत्र की बात की जाए, जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो वो है दोस्तों 4 है। कौन से 4 हैं? तो इसमें दोस्तों जो पहला आता है उत्तर का मैदान है, ठीक, दूसरा है मालवा, तीसरा है नर्मदा घाटी, ठीक है, और जो चौथा है दोस्तों विंध्य पठार। ये जलवायु का विभाजन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेशों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। और कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने प्रकार से बांटा गया है? 11। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। इस बात को आप बिल्कुल भी इस बात का ख्याल रखें कि जब एग्जाम में आप जाए तो कृषि जलवायु को क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। उससे क्या होगा कि हम कृषि पे जो 11 क्षेत्र है उनको हमारे दिमाग में, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, उसको हम टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको हल करना है, नहीं तो आप 4 लगा के या अन्य ऑप्शन लगा के अर्थ का अनर्थ कर जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये जनजाति को मैंने हाईलाइट किया, एसटी लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, प्रतिशत कितना है? 31.2, 41.1, 21.1 और 35। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एसटी का प्रतिशत कितना है? 21.1%। ये बात किसकी होती है दोस्तों? एसटी की। और सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पाई जाती है। अगर प्रतिशत में एसटी की बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो कहाँ है दोस्तों? अलीराजपुर में है। ठीक है, प्रतिशत में। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो धार में है,
प्रतिशत में बात करेंगे तो अलीराजपुर में है। और टोटल परसेंटेज कितना है दोस्तों, 21.1। अब अगर एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो दोस्तों 15.6 एससी जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो एससी जनसंख्या है दोस्तों उज्जैन में पाई जाती है, अनुसूचित जाति की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति लिखा, ठीक है, मैंने इसको एससी कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे एससी के बारे में बतलाना है कि कितनी इसकी मतलब सीटें आरक्षित है, 35, 47, 48, 30। तो दोस्तों एससी की कितनी है विधानसभा में, 230 सीटों में से 35 आरक्षित है एससी की। और एसटी की कितनी है दोस्तों, 35 और 47। 35 और 47 किसकी है, एसटी की। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एससी की 4 आरक्षित है और एसटी की कितनी है, 6। कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से विधानसभा में 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और 47 सीटें एसटी के आरक्षित है। और लोकसभा में एससी के लिए 4 आरक्षित है और एसटी के लिए 6 आरक्षित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल 3 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं। 132 धाराएं, 12 अध्याय, 132 धाराएं, 15 अध्याय, 120 धाराएं, 12 अध्याय, 120 धाराएं, 15 अध्याय। तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम जिसके तहत त्रिस्तरीय जो मॉडल अपनाया गया था, वो ठीक है, वो कब से लागू हुआ था दोस्तों, वो लागू हुआ था 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में। 25 जनवरी 1994 को ये लागू हुआ गया था। इसमें 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं, ठीक है। 132 धारा 15 अध्याय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी आगे भी क्या है, आने की संभावना है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उससे इतर क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखो दोस्तों, महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मैंने हाईलाइट किया, महिला मुख्यमंत्री किया, कौन थी, श्रीमती जमुना देवी, सरला ग्रेवाल, उमा भारती, मायावती। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उमा भारती। और दोस्तों ये एकमात्र भी अभी तक। इन्होंने कब कार्यकाल है इनका, 2003-2004 के बीच में पदभार ग्रहण किया था। अब सरला ग्रेवाल कौन है, तो सरला ग्रेवाल दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली कौन है, राज्यपाल है, ठीक है। और जमुना देवी कौन है, विपक्ष की पहली महिला नेता रही है, विपक्ष नेता जमुना देवी। तो जमुना देवी विपक्ष की नेता है, सरला ग्रेवाल पहली राज्यपाल है, उमा भारती पहली मुख्यमंत्री, और मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, महिला, पहली महिला यूपी की मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक लिया था। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो। तो दोस्तों हम भाला फेंक में तो एकमात्र नाम जानते हैं नीरज चोपड़ा जी का। इन्होंने क्या भाला फेंका था और गोल्ड लिया था। फिर इन्होंने 2024 का पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक लिया दोस्तों, सिल्वर पदक लिया, ठीक है। और 2028 का जो ओलंपिक होगा दोस्तों कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में, एंजिलस, कहाँ, यूएसए में 2028 का ओलंपिक होगा। तो 2024 का कहाँ हुआ दोस्तों, पेरिस में। 2020 का कहाँ था, टोक्यो में। और 2028 का लॉस एंजलिस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ऊषा किरण परियोजना, ठीक है, ऊषा किरण योजना संबंधित है शिक्षा से, स्वरोजगार से, पोषण से, घरेलू हिंसा से। तो दोस्तों ये ऊषा किरण परियोजना घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए, ठीक है, वर्ष 2007 में शुरू की गई। घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए वर्ष 2007 में ये क्या, ऊषा किरण परियोजना शुरू की गई। इसके बारे में काफी बार पूछा गया है दोस्तों, है ना, तो इम्पोर्टेंट है भी। फिर नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली बहना नहीं दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2006 में, 2008 में, 2007 में, 2009 में। तो दोस्तों आप देखिएगा कि सीक्वेंस से पूरे सन दिए गए हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 7 लगाएं, 8 लगाएं, 6 लगाएं, 9 लगाएं। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण योजना है उनका सन आपको क्या करना है, याद ही करना है। तो इसका जो सन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में दोस्तों शुरू की गई थी। अब देखते हैं कि लाडली बहना योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है।
तो लाडली बहना योजना दोस्तों मई 2023 में मामा द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, जिसकी जो पहली किस्त है दोस्तों 10 जून 2023 को महिलाओं के खाते में डली थी। तो लाडली बहना कब है दोस्तों? 2023 की है, और लाडली लक्ष्मी योजना 2007 की। फिर है नेक्स्ट कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कमलापति हम देखते हैं कि हबीबगंज स्टेशन का नाम हमने क्या कर दिया, कमलापति, और हबीबगंज कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है। और रानी कमलापति के बारे में जान लेते हैं कि जो रानी कमलापति थी वो गिन्नौरगढ़ या भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका थी, अंतिम हिंदू शासिका थी, जिनके पति का नाम क्या था दोस्तों? निजाम शाह, गोंड शासक निजाम शाह थे, ठीक है। इन्होंने गिन्नौरगढ़ में क्या किया था? शासन किया था, और इन्हीं के नाम पे दोस्तों रानी कमलापति स्टेशन हबीबगंज स्टेशन का नाम किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर, महेश्वर में, उज्जैन में, चित्रकूट में। तो दोस्तों नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ है? उज्जैन में अवस्थित है। ये केवल एक दिन नाग पंचमी को ही क्या होता है दोस्तों? वर्ष में एक बार खुलता है, ठीक है। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, हमारे बाबा महाकाल के ऊपर ये नागचंद्रेश्वर का मंदिर अवस्थित है। इसकी मूर्ति दोस्तों, मतलब नागचंद्रेश्वर भगवान की जो मूर्ति का अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक मतलब हतप्रभ रह जाओगे कि इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मूर्ति को कितने अच्छे तरीके से जिसने भी बनाया होगा, और इसकी भव्यता और उसका रौद्र रूप देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि इस मूर्ति को जरूर देखिएगा कि वो मूर्ति की क्या खासियत है, और मंदिर के बारे में भी आप जानने का प्रयास कीजिएगा। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में है। ये बाबा महाकाल के ऊपर जो मंदिर है दोस्तों वहाँ पर है, और ये केवल नाग पंचमी को ही क्या खुलता है? वर्ष में एक बार खुलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बघेलखंड का कारूस प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। बघेलखंड को किस नाम से जाना था दोस्तों? कारूस प्रदेश से। और जो शक्तिमती है दोस्तों, चेदी राजवंश की क्या थी? राजधानी। महिष्मती, महेश्वर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है, महिष्मती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है परिवारक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? जो परिवारक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के कहाँ? बुंदेलखंड में, मालवा, पूर्वी निमाड़ में, पश्चिमी निमाड़ में। तो दोस्तों जो परिवारक जो राजवंश था वो बुंदेलखंड में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके जो शासक थे हस्तिन, ठीक है, संक्षोभ, ठीक है, ये क्षेत्र थे, और ये कहाँ? बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है दोस्तों। ये हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिट है इतिहास के बारे में मेंस में, उसमें ये दोस्तों टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो नया टॉपिक है दोस्तों, जरूर पढ़िएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखो संस्कृति से दोस्तों मेले के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। तो लगभग 30 से 32 मेले हैं जो महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा कि इन मेलों के बारे में आप उनकी लोकेशन को याद ही कर ले, क्योंकि हम इसमें तुक्का नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। जिस भी ट्रिक से आप याद करते हैं याद कर लें। तो जागेश्वरी का मेला कहाँ है? अशोकनगर में। कहाँ? चंदेरी। चंदेरी अशोकनगर में जागेश्वरी का मेला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आखिरी में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है निमाड़ का लोक नृत्य? गणगौर है, ठीक है, काठी है, फेफरिया है। राई कहाँ का है दोस्तों? हम पढ़ते हैं राई कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार राम सहाय पांडे, जिनका सागर से संबंधित है, इनको पद्मश्री मिला था, इनका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है। और जो राई के जो नृत्य करते हैं वो बेड़िया जनजाति की महिलाएं करती है। बेड़िया जो जनजाति है उनकी महिलाएं राई नृत्य करती है, और उन्हें क्या बोला जाता है? बेड़नी बोला जाता है, ठीक है। तो राई नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। राम सहाय पांडे जो सागर के थे, उनका निधन हो गया, वो राई के प्रसिद्ध कलाकार रहे जिन्हें पद्मश्री मिला है। और ये बेड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, और जो डांस करती है जो महिलाएं उन्हें बेड़नी कहा जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित है। ठीक है, मतलब फड़के स्टूडियो के बारे में बात की जा रही दोस्तों, मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। तो दोस्तों ये फड़के स्टूडियो जो धार में अवस्थित है वो किससे संबंधित है, मूर्ति कला से। अन्ना साहेब फड़के के नाम पे फड़के स्टूडियो का नाम रखा गया, जो कहाँ पे है दोस्तों, धार जिले में है, और किससे संबंधित है, मूर्ति कला से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो दोस्तों वर्तमान में मैंने हाल ही में सर्च किया तो मुझे 2020-21 के जो डाटा के अनुसार कौन सा चौथा स्थान मुझे देखने को मिला है। आप भी इस बारे में और अच्छे जो मतलब ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों उसको देख लीजिएगा। तो अभी मेरे हिसाब से दोस्तों चौथा स्थान है, ये उस समय के हिसाब से कुछ हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन, ठीक है, का गंतव्य स्थल है, मतलब जल पर्यटन के लिए कौन सा क्षेत्र, तो सांची तो बौद्ध स्तूप है, मांडू तो दोस्तों मालवा के शासकों के लिए, भीमबेटका शिलचित्र के लिए, तो हनुमंतिया टापू है दोस्तों जल पर्यटन के लिए स्थित है, क्योंकि ये टापू दोस्तों इंदिरा सागर डैम में या जो पुनासा बांध है, ठीक है, जिसका इंदिरा सागर डैम कहते हैं हम, तो उसमें अवस्थित है। और यहाँ पे स्पीड बोट और जो जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित एमपी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये कहाँ है दोस्तों, खंडवा जिले में अवस्थित है, ठीक है, और इंदिरा सागर डैम से संबंधित है ये, ठीक है। तो जल पर्यटन का हनुमंतिया टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो दोस्तों जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी रही, 20.3% रही है। 1 से 11 के बीच की जनसंख्या वृद्धि। अभी हमारी जनगणना 2027 तक होगी दोस्तों, फिर हमको नए डाटा मिलेगा। अभी हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम जनगणना कराने वाले हैं। फिर निम्नलिखित में से किस जिले को कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। मंदसौर, आगरमालवा। मंदसौर में क्या होता है दोस्तों, अफीम होती है। आगरमालवा में संतरा होता है। होशंगाबाद में पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन में क्या होता है दोस्तों, कपास के लिए प्रसिद्ध है। और खंडवा, ठीक, और खरगोन को क्या बोला जाता है दोस्तों, सुनहरे जिले। सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, ई कॉमर्स में गतिशीलता लाने में क्षेत्र शामिल है। एम व्यापार, एम कॉमर्स, एम टू ई कॉमर्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एम कॉमर्स ने क्या करा है, ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा गतिशीलता लाई है। अब एम कॉमर्स क्या है दोस्तों, मोबाइल कॉमर्स, कि हम मोबाइल से मीशो खोला, फ्लिपकार्ट खोला या अमेज़न खोला और कोई भी, ठीक, घड़ी ऑर्डर कर दी, कपड़े ऑर्डर कर दिए, कुछ भी ऑर्डर कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ई एम कॉमर्स। इसने क्या करा है कि ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा गतिशीलता या वृद्धि लाया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग खालिस्तान के उदाहरण है। ई लर्निंग कि जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ये किसका उदाहरण है। ई कॉमर्स जब हम कुछ खरीदते हैं या पेमेंट करते हैं मोबाइल के द्वारा, तो ये क्या है, तो ई सर्विसेज का ये क्या है दोस्तों, उदाहरण है। ई सर्विसेज का उदाहरण है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेवा हिंदी में कहें तो। फिर है मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो फ्री है और कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ओपन सोर्स, ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, तो पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, तो ये सभी क्या है दोस्तों, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रोबोटिक्स के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। रोबोटिक्स से संबंधित है, ठीक है। एक्स क्या है, रोबोट, सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है, ठीक है। सेंसर तो है, हम देखते हैं सेंसर से ही तो वो पता लगाता है रोबोट की क्या करना है, या कोई वस्तु सामने रखी, किसी को पिक करना है, किसी को डिलीवर करना है, वो सब चीज़ें क्या है, सेंसर करता है, ठीक है। इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनाइड्स कहा जाता है, बिल्कुल। तो दोस्तों पहला तो हमारा क्या गलत हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना, तो हमारा क्या हो जाएगा कि इंसानों से मिलते हुए जुलते जो रोबोट्स होते हैं
वो क्या कहलाता है, ह्यूमनाइट्स कहा जाता है। और ऐसे ही एक रोबोट दोस्तों, रोबोट सोफिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसे सऊदी अरब द्वारा क्या दी गई है, वहाँ की नागरिकता प्रदान की गई, सोफिया रोबोट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।